Hello student, myself Gaurangdeep Agarwal. I am assistant professor in ME department of MIET Meerut, and I am going to start the lecture series on the subject machine design. This subject run in the sixth semester of AQ2 syllabus for the mechanical engineering student, and the subject code is KME 602. Let's discuss the syllabus of the subject. सी एस जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इन दिस सब्जेक्ट वी विल टॉक अबाउट द मशीन, और अदर देन मशीन से भी ज़्यादा हम बात करेंगे मशीन एलिमेंट्स की या कंपोनेंट्स जो कि मशीन में बहुत सारे कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो मशीन में लगते हैं. ठीक है. सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज फर्स्ट द कोर्स आउटकम्स आर डिफाइंड. इट मीन्स ये सिलेबस ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक्वायर कर लेगा, या उसे ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी. तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस द सिलेबस वेरी क्विकली. इन द यूनिट वन अगर हम बात करें यूनिट वन में, तो डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन के बारे में उसकी डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्या होते हैं डिज़ाइन के, कौन कौन से मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन में, स्टैटिक डिज़ाइन क्या होता है, स्टैटिक लोड के अगेंस्ट में अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, फ्लक्चुएटिंग लोड के अगेंस्ट में अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे. तो यूनिट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें पता चलेंगे कि डिज़ाइन सी दिस subject is related to the prerequisite of this subject is you should have the knowledge of the mechanics as well as strength of material. तो हम बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि हम डिज़ाइन में अप्लाई करेंगे इन द यूनिट नंबर वन. यूनिट नंबर टू हम डायरेक्टली वी विल डिज़ाइन, जो भी कंपोनेंट हैं उनको डिज़ाइन करेंगे. डिज़ाइन का मतलब है एक बड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन के लिए. तो इस सब्जेक्ट में सिलेबस भले ही दिखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हर चैप्टर में आप 3 या 2 या 3 बड़े-बड़े न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट. इन द यूनिट नंबर 2 देयर इज़ अ रिवेटेड जॉइंट. ठीक है. यू विल डू द डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट एंड शेफ्ट. शेफ्ट देखो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है हर मशीन में. शेफ्ट के बिना कोई भी मशीन कंप्लीट होती नहीं है. तो शेफ्ट का डिज़ाइन आपने पढ़ रखा है, पहले भी आपने शेफ्ट का डिज़ाइन पढ़ रखा है आपने. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई भी शेफ्ट है, ट्विस्टिंग अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है या बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है तो उसका डिज़ाइन हमने कर रखा है. तो यहाँ थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे. यहाँ पर फटीग लोड और शेफ्ट फॉर रिजिडिटी ये भी आपको पढ़ना है. ठीक है. तो ये ऑलमोस्ट टॉपिक है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने कवर करा है. 50% कवर किया है, 50% यहाँ पर और कवर करेंगे. देन यूनिट नंबर 3 स्पर गियर, हेलिकल गियर. ठीक है. तो गियर जो है वो पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है. कहीं भी एक शेफ्ट से दूसरी शेफ्ट में अगर हम पावर ट्रांसमिट करनी है तो बीच में हम गियर लगा सकते हैं. ये सब गियर लगा सकते हैं, बेल्ट ड्राइव लगाते हैं, चेन ड्राइव लगा सकते हैं. तो आपके सिलेबस में आपने जो पढ़ना है वो गियर ड्राइव पढ़ना है. इन यूनिट नंबर 4 देयर आर टू टॉपिक्स, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग. तो बेयरिंग इज शेफ्ट सपोर्टिंग डिवाइसेस. ठीक है. एलिमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में. एंड देन द लास्ट यूनिट यू विल डिस्कस आईसी इंजन पार्ट. तो आईसी इंजन के पार्ट सब आपको मालूम है, मेनली जो 4 पार्ट होते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, एंड देन उसके बाद कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट. बट क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड का डिज़ाइन आपके सीनियर बैच में था, लेकिन इस बैच में आपके बैच में के कोड में इसको हटा दिया गया है. लास्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन क्लच. ठीक है. द बुक दैट वी विल फॉलो विल बी बीबी भंडारी प्लस डाटा बुक. डिज़ाइन डाटा बुक हम जो फॉलो करेंगे वो भी भंडारी की ही फॉलो करेंगे. ठीक है. इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल वी कैन डू बाई RS खुरमी. ठीक है. न्यूमेरिकल एडिशनली न्यूमेरिकल जो हमें करने होंगे वो RS खुरमी हम फॉलो करेंगे. मेनली हमें ये भंडारी की किताब ही फॉलो करनी है. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इन दिस सब्जेक्ट, कौन कौन से एलिमेंट हैं उसको थोड़ा इमेजिन करने के लिए आई हैव पुट डाउन दिस इमेजेस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कपलिंग का डिज़ाइन है, क्रैंक शेफ्ट का डिज़ाइन है, सिंपल शेफ्ट का डिज़ाइन है, कपलिंग कपलिंग डिज़ाइन हो गया. यहाँ पर कपलिंग को कनेक्ट करके दिखाया है शेफ्ट से. स्प्रिंग का डिज़ाइन, स्प्रिंग का डिज़ाइन आप लोग कर चुके होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. पावर स्क्रू का डिज़ाइन है. अच्छा, डिज़ाइन का मतलब ये है कि जैसे शेफ्ट है तो शेफ्ट का डायमीटर कितना है,
शेफ्ट की लेंथ कितनी है, ठीक है। अगर हम स्प्रिंग की डायमेंशन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग का स्मॉल डी कितना है, यानी मीन कॉइल डायमीटर कितना है, और ये रेडियल कॉइल डायमीटर कितना है, कैपिटल डी कितना है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। तो ये सारे पैरामीटर आ जाते हैं। ये हम डिज़ाइन का मतलब ये हो गया कि हमें डायमेंशन डिसाइड करनी है और उस डायमेंशन से जो है हम उस कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ठीक है। तो दो पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है साइज और एक होता है मटेरियल। ये दो पैरामीटर, वैसे बहुत सारे कंसिडरेशन है बट दीज टू कंसिडरेशन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। रिवेटेड जॉइंट हो गया, ठीक है। रिवेटेड जॉइंट में इसका हेड कैसे रखना है, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए हेड के बीच में, है ना, कितने रिवेट लगाने चाहिए हमें किसी स्ट्रक्चर को रोकने के लिए। बोल्टेड जॉइंट हो गया तो कितने बोल्ट लगाने चाहिए, बोल्ट का डायमीटर क्या होता है, लेंथ कितनी होनी चाहिए। रिवेटेड वेल्डेड जॉइंट अगर है तो किस तरीके का वेल्डेड जॉइंट लगाना है, ठीक है। ये सब हमें देखना है यूनिट नंबर 2 में। शेफ्ट हो गया, शेफ्ट सॉरी गियर हो गया, गियर भी बहुत तरीके के होते हैं। ये स्पर गियर हो गया, या यहाँ ये स्पर गियर हो गया सिंपल, ये वेवल गियर हो गया, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग हुई, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है। यूनिट नंबर 4 में आपको देखना है। या इसी इंजन के पार्ट्स हो गए, ये असेंबली हो गई, पिस्टन, सिलेंड्रिकल ब्लॉक। सिलेंड्रिकल ब्लॉक तो डिज़ाइन नहीं करना है हमें, मेनली सिलेंडर डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द आईसी इंजन, ठीक है। तो वी कैन से इंट्रोडक्शन टू द मशीन डिज़ाइन, वी विल डिस्कस what is the machine design philosophy and procedure and general consideration in machine design. So what is machine and machine design? Machine is a combination of several machine elements arranged to work together as a whole to accomplish a specific purpose. Design involves designing the element and arranging them optimally to obtain some useful work. तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके एक मशीन को बनाते हैं और वो मशीन तब कहलाती है जब उससे कोई हम यूजफुल वर्क एक्वायर कर सके, ठीक है। तो मशीन डिज़ाइन क्रिएशन ऑफ द न्यू डिज़ाइन भी कह सकते हो, या फिर हम किसी पुराने डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं तो दैट कैन बी क्लासीफाई बाई मशीन डिज़ाइन। अच्छा, डिज़ाइन इंजीनियर के अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल क्या होनी चाहिए, उसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, डायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर की नॉलेज होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर की क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आईसी इंजन में ज़रूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। नॉलेज ऑफ बेसिक एलिमेंट लाइक फास्टनिंग डिवाइसेस, चेन, बेल्ट, गियर ड्राइव। तो ये सारे मैंने बताया ना, ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो हर मशीन में लगते हैं। चेन, बेल्ट, गियर, बेरिंग, कपलिंग, तो ये इन सब की नॉलेज होनी चाहिए और यही नॉलेज हमें एक्वायर करना है इस सब्जेक्ट में। इनका डिज़ाइन करना है जिससे इसकी नॉलेज भी हो जाएगी हमें। इमेजिनेशन स्किल होनी चाहिए। इमेजिनेशन स्किल क्यों होनी चाहिए कि बहुत सारे मशीन का कंपोनेंट का तो हमने डिज़ाइन कर लिया, तो क्या उससे बना के हम कोई मशीन बना सकते हैं जो कि यूज़फुल वर्क कर सके। स्किल होनी चाहिए कि हमने कोई कंपोनेंट का डिज़ाइन तो कर दिया बट उसे कन्वर्ट करना, प्रोडक्शन ड्राइंग में कन्वर्ट करना, देन उसके असेंबली ड्राइंग में कन्वर्ट करना कई सारे कंपोनेंट को मिला के, ये भी हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। स्किल टू डिज़ाइन मशीन एलिमेंट विद मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। तो एक बार हमने डिज़ाइन कर लिया तो हमें इन दोनों बातों का भी ध्यान रखना है, एफिशिएंसी और इकोनॉमी का भी हमें ध्यान रखना है। तो वी कैन से मशीन डिज़ाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक principal technical information and imagination in the description of machine or a mechanical system to perform a specific function with maximum economy and efficiency। तो in short ये जो पांचों पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो इस डेफिनेशन में आ गए। नाउ व्हाट इज द डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ द मशीन डिज़ाइन। तो अच्छा, दो डिज़ाइन प्रोसीजर यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक मशीन एलिमेंट का डिज़ाइन प्रोसीजर और एक मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन मतलब पूरे अगर मशीन का अगर हम डिज़ाइन करना है तो हमें देखना है, जैसे मशीन है, कोई कार है, ठीक है, किसी कार का हमें डिज़ाइन करना है तो हमें मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है कार की, व्हाट शुड बी द माइलेज ऑफ द कार, ठीक है, माइलेज क्या होता है, एवरेज क्या होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फ्यूल कंजम्पशन, मैक्सिमम स्पीड, दीज आर द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हमने उठाई, ठीक है, उस पर काम करना शुरू किया,
अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म हो सकती है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमें प्रॉपर मैकेनिज्म हमने सेलेक्ट करी, जनरल लेआउट कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया, उसके बाद जॉइनिंग मेथड, कार के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से ज्वाइन करेंगे और उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है, फिर असेंबली और डिटेल ड्राइंग प्रोड्यूस करने के बाद जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसे फीडबैक देना है और मॉडिफाई करना है टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद, मतलब मॉडिफाई करना है जहाँ भी ज़रूरत पड़े, मॉडिफाई करके एक पूरा का पूरा हमारा मशीन मतलब कार जो है वो तैयार हो जाएगी। ये तो हो गया मशीन डिज़ाइन का प्रोसीजर। अब कोई इंडिविजुअल अगर हम कंपोनेंट की बात करें, सपोज कार के अंदर आईसी इंजन होगा तो आईसी इंजन के अंदर एक कनेक्टिंग रॉड भी लगी होगी, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड लगी होगी, यहाँ पिस्टन लगा होगा, तो पिस्टन का अगर डिज़ाइन करना है हमें तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पिस्टन का स्पेसिफाई करेंगे हम सिलेंडर के साइज से। उसका फंक्शन क्या होता है, पिस्टन का फंक्शन क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी मूव करता है, टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा है, तो हमें फंक्शन पता होना चाहिए, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये पता होना चाहिए, हम वो निकालेंगे। और उसके बाद पिस्टन का मटेरियल हमें क्या डिसाइड करना है, पिस्टन फेल कैसे होगा, ये इसकी हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, और फेलियर क्राइटेरिया के हिसाब से हमें उसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, हमें ऐसी डायमेंशन देनी है सो दैट पिस्टन जो है वो फेल ना करे। तो ये यहाँ पर इस स्टेप में हमें क्या करना है, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, हमें पिस्टन की अगर डायमेंशन डिसाइड करनी है तो बहुत सारे सोम के कंसेप्ट लगाने, यूनिट वन के कंसेप्ट लगाने, स्टैटिक लोड लग रहा है, फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, ये हमें इमेजिन करना है और किसी भी तरीके से उस इमेजिनेशन को एनालिसिस में न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके हमें डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, मॉडिफाई करनी है डायमेंशन जहाँ भी जरूरत पड़ रही है असेंबली के लिए, और डिज़ाइन क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन हमें चेक करना है, उसके बाद पिस्टन की ऐसे ड्राइंग को हमें रिलीज कर देना है, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक प्रोसीजर टू डिज़ाइन अ मशीन एलिमेंट। कौन कौन से फैक्टर हमें डिज़ाइन में कंसीडर करने चाहिए, तो मैंने दो फैक्टर तो बताए थे, आपका साइज और मटेरियल, ये दोनों फैक्टर तो मेन है ना। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि रिलेटिव अरेंजमेंट, मतलब प्रॉपर मैकेनिज्म क्या हो सकती है, मटेरियल, फोर्सेस, साइज, शेप एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, पिस्टन की स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है कि वो सिलेंडर के अंदर फिट हो जाए, वेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कंपोनेंट हमें नहीं बनाना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत टिपिकल हो तो मैन्युफैक्चरिंग आसानी से हो जाए, हाउ इट विल इट ऑपरेट, तो ये भी हमें देखना है उसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, रिलायबिलिटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, इंस्पेक्टेबिलिटी यानी जो भी हम डायमेंशन दे रहे हैं उसको क्वालिटी इंजीनियर इंस्पेक्ट कर पाए, मेंटेनेंस आसानी से हो जाए, कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, एस्थेटिक मतलब उसकी उसका जो लुक है, उसकी जो खूबसूरती है डिज़ाइन प्रोडक्ट की, वो भी हमें ध्यान रखनी है। तो दीज आर द लॉट्स ऑफ फैक्टर विच अ डिज़ाइन इंजीनियर कंसीडर वाइल डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सी ये हमारा सॉलिड का ही पार्ट है, दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो बिलोंग टू सॉलिड मैकेनिक्स। तो इससे पढ़ने से पहले आपको मटेरियल साइंस, मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन चारों सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन मेन जो टॉपिक हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको चाहिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, कितनी तरीके की स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल स्ट्रेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपने सॉम में पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अलग अलग मटेरियल्स की, क्रीप फटीग, मेन प्रॉपर्टीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रीप और फटीग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस सब्जेक्ट वेरी डीपली या डेप्थ में हम स्टार्ट करें तो ये सब हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसको एक एक नज़र इस पे डिस्कस कर लेते हैं इसे। व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आपको मालूम है, स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द मटेरियल ऑफ द बॉडी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो दिस इज पी अपॉन ए, स्ट्रेस जो है वो इंटरनल एलिमेंट होता है, और यानी आर अपॉन ए ये स्ट्रेस हो गया, और अगर पी अपॉन ए की बात करेंगे तो वो प्रेशर होता है, ठीक है। तो आर और पी दोनों बराबर ही होते हैं, ये आपको पता है। स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और
shear stress. Normal is longitudinal एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो वॉल्यूमेट्रिक को मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम में अगर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा. वी विल डिस्कस हियर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव. तो नॉर्मल दो तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में टेंसाइल एंड कंप्रेसिव. टेंसाइल अगर खिंचाव हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी. अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है किसी एलिमेंट में तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. तो ये सब क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ मैं इसका, ये सब आपको पता है. अब व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस? तो बेंडिंग जो होता है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव का ही कॉम्बिनेशन होता है. बेंडिंग अगर किसी बीम में अगर बेंडिंग हो रही है तो इसके लोअर फाइबर जो है वो आप देख सकते हो, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले फाइबर तो टेंशन में है, बॉटम फाइबर आर इन टेंशन, टॉप फाइबर इन कंप्रेशन. तो बेंडिंग स्ट्रेस कोई एक अलग से स्ट्रेस नहीं होती है. बेंडिंग जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है टेंसाइल और कंप्रेसिव का. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? बेंडिंग स्ट्रेस को हम क्लासिफाई करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिस इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वी कैन ऐड बेंडिंग स्ट्रेस आल्सो. तो बेंडिंग क्या है? टेंसाइल और कंप्रेसिव का ही कॉम्बिनेशन है. यानी कहीं भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पर किसी एलिमेंट में टेंसाइल फोर्स लग रहा है और बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है तो उसको हम प्लस कर देंगे एल्जेब्रिकली. उसको कोई अलग से रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा उसे प्लस कर देंगे. shear stress, you know that टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द फेस DCEF. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर कोई फोर्स जो है टेंजेंशियल लग रहा है, टेंजेंशियल टू द सरफेस लग रहा है तो वो शेयर स्ट्रेस कहलाएगा. यानी स्ट्रेस जो कि टेंजेंशियल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो शेयर फोर्स कहलाएगा. तो आप देखो तीन तरीके की शेयर होती हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से देखो आप. सिंपल शेयर, ठीक है, अगर कोई बोल्ट है, ये रिवेट दे रखा है यहाँ पर, रिवेट में यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर जो शेयरिंग होगी, यानी इसका जो रिवेट का जो फेलियर होगा, रिवेट का जो फेलियर होगा ये यहाँ पर सिंपल शेयर की वजह से होगा. ठीक है, यहाँ से सिंपल शेयर की वजह से होगा. तो सिंपल शेयर क्या हो गया? लोड अपॉन एरिया. जो भी लोड लग रहा है, लोड अपॉन जितने एरिया में शेयरिंग हो रही है. सेकेंड स्ट्रेसेस होती है स्ट्रेसेस इन शेयर स्ट्रेसेस इन बीम. तो शेयर स्ट्रेसेस इन बीम जो होती है सपोज ये कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द एंड. तो यहाँ पर ये इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये बीम के दो टुकड़े करने की कोशिश करेगी, बीम को बीच से काटेगी. क्योंकि SFD BMD आप बनाते हो, ये फोर्स दो काम कर रहा है, एक तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये शेयर भी डेवलप कर रहा है. अब शेयर क्या कर रहा है, ये बीम को काटने की कोशिश कर रहा है बीच में से. उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे? SA वाई बार अपॉन IV. अगर आपको याद होगा ये जो शेयर स्ट्रेस हम निकालते थे, यहाँ पर S जो है शेयर फोर्स होता था, A वाई बार एरिया और वाई बार हम लोकेशन निकालते थे, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, B इज द विड्थ. तो ये फॉर्मूले से निकलता था. तीसरी जो शेयर स्ट्रेस होती है वो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस होती है. टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस इज ड्यू टू द टॉर्क. तो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस कैसे निकलती है? TY, ये टॉर्शन इक्वेशन से TYJ इज इक्वल टू टाउ बाई R. तो यहाँ से ये शेयर स्ट्रेस, यहाँ से तीन फॉर्मूले होते हैं शेयर स्ट्रेस के, 1 2 3. ठीक है, तीन शेयर स्ट्रेस होती हैं और तीन ही आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होती हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और बेंडिंग. ठीक है, यानी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर नॉर्मल और शेयर दोनों अगर लग रही हैं तो आप नॉर्मल और शेयर को एल्जेब्रिकली सम नहीं कर सकते. नॉर्मल को नॉर्मल में कर सकते हो एल्जेब्रिकली सम, और शेयर को शेयर में कर सकते हो. और शेयर ये तीन तरीके की अगर लग रही हैं तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. स्ट्रेन क्या होती है? तो स्ट्रेन आपको पता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन. तो स्ट्रेन भी दो तरीके की हो गई, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेन. नॉर्मल में लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल लेटरल मतलब पता ही है आपको, अगर चेंज इन लेंथ हो रहा है अलोंग द एक्सिस, अगर ये सिलेंडर इसकी एक एक्सिस है, अगर एक्सिस के अलोंग चेंज इन लेंथ जो हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. अगर डायमीटर के अलोंग
यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर। तो ये हमने देखा था पहले हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है ई। these are some value of E for some material. Poisson's ratio is equal to lateral strain upon longitudinal strain। तो इसकी वैल्यू 0.25 से 0.33 तक वेरी करती है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो मैं स्किप कर रहा हूँ, इसे ये पता ही है आपको। A is the point of proportional limit, B yielding स्टार्ट हो जाती है, C is the upper yield point, D is the lower yield point, E is the अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ई के बाद जो है वो नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद मटेरियल जो है वो ब्रेक कर जाता है। एफ इज द ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस थ्योरीज ऑफ फेलियर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दो मटेरियल के लिए होता है। दैट वाज फॉर द डक्टाइल मटेरियल, दिस वाज फॉर द डक्टाइल मटेरियल, एंड फॉर द ब्रिटल मटेरियल there is no yielding point in brittle material, no yielding point अगर। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, नो एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के साथ ही फेलियर हो जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल गिव्स इंडिकेशन बिफोर फेलियर बट ब्रिटल मटेरियल फेल सडनली विदाउट एनी इंडिकेशन। तो ब्रिटल मटेरियल में फेलियर ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल। द नेक्स्ट टॉपिक इज principal stresses, then we will discuss this topic in the next lecture. Thank you.